सूर 3 सरकार ने एक तरीके से मांग जो थी उसकी तरफ ध्यान तो दिया ही है। अब आज जो राष्ट्रपति जी के यहाँ जाना और उनसे बिल न साइन करने का निवेदन करना, अब इसका औचित्य कहां तक बचता है? देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहूंगा जी कि जो बिल पास हुआ वो सर्वसम्मति से पास ही नहीं हुआ, क्योंकि सदन के अंदर परिस्थितियां इस तरह की थी कि इतनी जल्दबाजी दिखाई गई इस बिल को पास करने की। सभापति महोदय सुनने को तैयार नहीं थे। जब सुनने को तैयार नहीं थे, इसमें हमने डिवीजन की मांग की, डिस्कशन की मांग की, उस मांग को पूरी तरीके से उन्होंने अस्वीकार किया। जब अस्वीकार हुआ, सदन के अंदर हंगामा होना स्वाभाविक था। जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही थी, विपक्ष को सुना ही नहीं जा रहा था। विपक्ष में एक भी सांसद अगर खड़े होकर के वोट की मांग करता है तो संवैधानिक तौर पर उप सभापति महोदय को तुरंत उस मांग को पूरा करते हुए जो है वोटिंग की बात स्वीकार करनी चाहिए थी। सदन में जब परिस्थितियां विकट बनी, हंगामा हुआ, दोनों सदनों के अंदर कनेक्शन जो था वॉइस का वो कट गया, माइक नहीं चल रहे थे। कोविड की वजह से दोनों सदनों के अंदर कार्रवाई चल रही थी, लोकसभा चैम्बर में भी और राज्यसभा चैम्बर में भी। जी राज्यसभा चैम्बर में बैठे हुए उप सभापति महोदय जो बोल रहे थे वो लोकसभा चैम्बर में कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। ऐसे में सबसे पहले तो ये बिल पास ही नहीं हुआ है संवैधानिक रूप से, क्योंकि जब इसके अंदर पार्टिसिपेशन ही विपक्ष का और अन्य सांसदों का हुआ ही नहीं तो बिल किसके माध्यम से पास हुआ और किससे पास करवाया? सबसे पहली बात, 125 नियम के तहत हम लोगों ने मांग करी थी कि इस बिल के लिए जो है ये सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट मांगी जाए और फर्दर डिस्कशन किया जाए। उन तमाम बातों को अस्वीकार कर दिया गया। हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात रखी, उसे गलत प्रारूप का हवाला देते हुए खारिज कर दिया। अच्छा नीरज जी, संविधान कहां रह गया? सबसे बड़ी बात तो ये है नहीं किया गया है। ऐसे में अब जो चिंता है कि किसानों का शोषण हो जाएगा, जो खाद्य सुरक्षा नहीं रहेगी, जो पूरा जो निजी कंपनियों का जाल है वो किसानों का शोषण करेंगी, जो एक व्यवस्था की जाएगी कि कोर्ट जाने से पहले किसानों को एसडीएम के यहाँ अपनी अपील फाइल करनी पड़ेगी, वहाँ से सुनवाई लेनी पड़ेगी, जो कालाबाजारी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ जाएगी। सब जो बातें हैं ये अभी प्रीएम्प्टिव एक तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार ने जब इस बिल को तैयार किया, अध्यादेश जारी किया और अब संसद तक लेके सरकार आई है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चिंताएं हैं, जो आशंकाएं हैं, जिसको लेकर के आप लोगों ने राष्ट्रपति से भी विपक्ष आप लोग लीड कर रहे हैं, अब क्या चिंताएं इस वक्त आप लोगों की बच रही हैं? आशंकाएं तो हैं, लेकिन आप लोग पक्के तौर पर ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा? कई बार आशंकाएं और चिंताएं होती हैं लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत निकलता है। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया था कि जब लिबरलाइजेशन हो रहा था, आप ही लोगों की सरकार थी, तब विपक्ष ने सब चीज़ों को अपने मत्थे उठा लिया था कि बहुत ज़्यादा शोषण होगा, सब चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाएंगी और जो है डंकेल प्रस्ताव आ रहा है जी, लिबरलाइजेशन में जो है देश कंगाल हो जाएगा, सब जो है मल्टीनेशनल कंपनियां कब्जा कर लेंगी। मैं भी उस वक्त थोड़ा बहुत अखबारों में पढ़ता था, हालांकि उस वक्त मैं जूनियर क्लासेस में था, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि बात इसके उलट निकले, ये बात सही में किसानों के हक में चली जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से एमएसपी की गारंटी नहीं दी गई है जी, गारंटी सदन के बाहर क्यों दी गई? सदन के बाहर दी गई गारंटी को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। सदन के अंदर अगर ये गारंटी रहती तो ये बिल के माध्यम से ये कानून बनता। आज किसान इसी बात को लेकर के सड़कों पे उतरा हुआ है। अगर ये बिल सही है, सब कुछ सही है, किसान इससे फायदा लेगा, किसान की आने वाले वक्त के अंदर एमएसपी को लेकर के किसी तरह की हत्या नहीं होगी, तो फिर किसान सड़कों पे उतरा ही क्यों है? ये प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, इसमें बहुत सीधी बात है कि जब बम्पर फसल अगर होगी और बम्पर फसल की स्थिति के अंदर निश्चित रूप से कीमतें बहुत कम आ जाएगी
बहुत कम आ जाएंगी, तो उस वक्त एक एमएसपी होनी चाहिए ताकि किसान निश्चित रहे कि उसकी मेहनत का, परिश्रम का और लागत का पैसा जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर जो सुविधा खेती करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको वो पैसा मिले। इसका हवाला कहीं पर भी नहीं दिया गया है। वही हमारी सबसे बड़ी मांग है कि ये सदन के अंदर उस एमएसपी को घोषित कर दे और बिल में ला करके इसको कानून का अमली जामा पहना दे। अब भी एक क्वेश्चन मार्क है कि एमएसपी नहीं मिलेगी। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, जो भूमिहीन किसान है, जो छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर खेती करता है, वो भूमिहीन किसान किसी और की भूमि पर जाकर के खेती करता है और उस खेती की उपज को ले जा करके उस भूमि के मालिक से एक तय करता है कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक पर्टिकुलर पार्ट जो है वो उसको सेल करेगा। अच्छा, उसके अलावा जो बचा 2/3 या 50% हिस्सा जो है वो मंडी में जाकर के या मार्केट में जाके बेचेगा। नीरज जी, तो मेरा एक सवाल है, सरकार ने जो 2021-22 के लिए एमएसपी के रेट पहले ही जारी कर दिए हैं और जो सरकार ने गेहूं, जौ, चना, मसूर और सरसों के जो दाम बढ़ाए हैं और भी फसलों के जो दाम बढ़ाए हैं, तो आपको नहीं लगता कि 2021-22 तक को लिमिट नहीं किया है सरकार ने? कहीं पे ये नहीं कहा है कि ये 2021-22 के बाद एमएसपी हम विड्रॉ कर लेंगे। तो जो रबी की फसलों के लिए सरकार ने, या जो टोटल 23 फसलें लिस्ट में हैं जिनके लिए सरकार एमएसपी जारी करती है, वो एमएसपी 2021-22 के लिए सरकार ने जारी कर दिया है और कहीं ये नहीं कहा है कि 2021-22 तक ये लिमिटेड है और उसके बाद ये फ्री मार्केट हो जाएगा। सरकार की ओर से एमएसपी का कोई दावा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो कानूनन तो इसको चैलेंज किया ही जा सकता है, रिकॉर्ड पर है, और कहीं सरकार ने अभी तक विड्रॉ करने की बात नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि एक्ट में आप लोग मांग कर रहे हैं कि इसका लिखित तौर पर आ जाए। कृषि मंत्री ने तो संसद में बयान दिया है और जाहिर सी बात है संसद में कहीं बात को रिकॉर्ड से कोई हटा नहीं सकता। देखिए, यही हमारी मांग है कि सदन के बाहर ये सारी चीजों की खुलासा क्यों कर रहे हैं, चाहे केंद्र हो, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वयं हो, वो सदन के बाहर इन बातों को कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सदन के अंदर रख देते, ये बहस 2 दिन और चल जाती। जब कोविड को लेकर के संसद का सत्र चल ही रहा था, ये पहली बार एक नई परिपाटी लागू की गई है कि सदन के अंदर विपक्ष के बिना ही बिल पास हो रहे हैं, विपक्ष के बिना ही सदन चल रहा है, विपक्ष की मांग के बावजूद भी जो है वो इसके ऊपर वोटिंग करने को तैयार नहीं है। तो नीरज जी, मैं सीधे चलता हूँ किसान संघ के नेता पुष्पेंद्र सिंह चौधरी जी के पास। पुष्पेंद्र जी,